तो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि हिस्टेरेक्टमी के बारे बाद आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो और जिससे आपकी लाइफ कंफर्टेबल रहे। देखिए, इमीडिएटली पोस्ट हिस्टेरेक्टमी आप लोग हॉस्पिटल में रहते हैं। उस टाइम आपका सब कुछ मैनेज यूजुअली हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सेस कर रहे होते हैं, इसलिए उस टाइम आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, यू आर इन सेफ हैंड। लेकिन जब आपका डिस्चार्ज होता है, यू कम बैक होम, कुछ चीज़ें कभी कभी लोग मिस आउट कर जाते हैं, कभी इसकी अहमियत नहीं बताते आपको, एंड देन यू लैंड अप इन प्रॉब्लम्स। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हर्निया की। और हर्निया की जो काफ़ी हद तक पेशेंट खुद रिस्पॉन्सिबल रहता है, क्योंकि अगर पोस्ट ऑप उसने हैवी वेट्स उठा लिए या पोस्ट ऑप उसको कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया, कब्जी हो गई, या फिर उसको क्रोनिक कफ हो गया, उस वजह से ना सिर्फ ब्लीडिंग हो सकती है बल्कि उसको लॉन्ग स्टैंडिंग हर्निया भी हो सकता है, एंड प्रॉब्लम्स, हर तरह की प्रॉब्लम्स उसको डेवलप हो सकते हैं। तो इस बात का खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि जब आपको डिस्चार्ज किया जाए उससे लेके कम से कम 3 महीने तक, जब तक स्ट्रेंथ नहीं आ जाती है ऑपरेशन के अंदर, तब तक आप लोग को एकदम गीला खाना खाना है। मैं यूजुअली सब पेशेंट्स को ये एडवाइस दे के घर भेजती हूँ, और आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये एजुकेट करना चाहती हूँ कि जब भी आपका बच्चेदानी का ऑपरेशन होता है, नीचे भी स्टिचेस आती हैं और पेट में भी स्टिचेस आती हैं। अगर वो लैप्रोस्कोपिक है तो बात अलग है, लेकिन अगर वो पेट काट के हुआ है तो फिर आपको खास तौर पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोग एकदम गीला खाना खाएं। इवन अगर आप नॉर्मल खाना खा रहे हैं, लाइक चावल दाल खा रहे हैं या आप रोटी खा रहे हैं, तो रोटी को बिल्कुल तोड़कर दाल में भिगाकर या करी में भिगाकर, शोरबे में भिगाकर आप लोग सब्जी उसी में डालकर खाएं। इसी खाने को कंटिन्यूड रखें फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स टू कम, तब तक जब तक स्ट्रेंथ नहीं आ जाती है आपकी स्टिचेस के अंदर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ जो अगेन बहुत लोग आपको नहीं बताते हैं वो है कि इंटरकोर्स, यानी कि हस्बैंड के साथ रहना, दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स टू कम, क्योंकि वो जो स्टिचेस वहाँ नीचे दी जाती हैं उनमें स्ट्रेंथ नहीं आती, वो वीक रहती हैं, और इंटरकोर्स में डेफिनेटली ब्लीडिंग हो सकती है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। सो इट्स वेरी एसेंशियल फॉर यू टू रिफ्रेन फ्रॉम दैट एज वेल। तीसरी चीज जो मैं अपने पिछले लेक्चर में, जब मैं सिजेरियन के बारे में आप लोगों को बता रही थी, मैंने बताई है, एंड दैट इज एब्डोमिनल बाइंडर। आप में से जितने लोगों ने वो नहीं देखा है, यू शुड वॉच दैट वीडियो, क्योंकि उसमें मैंने द इम्पोर्टेंस ऑफ एब्डोमिनल बाइंडर स्पेशली इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी आपको बताने की कोशिश करिए, क्योंकि उससे बहुत आपको आपकी वूंड को भी सपोर्ट मिलेगा और आप लोग घर जाके आराम से काम भी कर सकते हैं, बेड रिडन नहीं रहेंगे, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। और इवन वेट, अगर सपोज आपको बाल्टी उठानी है, दैट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन अगर कुछ नीचे से बर्तन उठा के ऊपर रखना है, दैट यू कैन मैनेज विद द हेल्प ऑफ एब्डोमिनल बाइंडर। काफी हद तक ये सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है वूंड को, और इवन अगर आप थोड़ा सा वेट किसी वजह से उठाना पड़ता है आपको, तो वो वहां पर आपकी स्टिचेस को बचा लेता है। तो ये हो गई रिगार्डिंग डाइट एंड बाकी सारी चीज़ों, दीगर चीज़ों के बारे में बात है। और जहाँ तक आपका वूंड स्टिच लाइन का सवाल है, तो इट्स एग्जैक्टली सेम जो मैंने सिजेरियन के बारे में बात बताया था। हिस्टेरेक्टमी में मोटे मोटे तौर पर आपको इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली जो स्टिचेस अंदर हैं। अच्छा, अगर कभी कभी क्या होता है कि इमीडिएटली आफ्टर हिस्टेरेक्टमी कुछ दिन तक, कुछ हफ्तों तक नीचे से वाइटिश पिंकिश डिस्चार्ज या हो सकता है हल्की फुल्की ब्लीडिंग भी जा सकती है, इससे आपको घबराना ज़्यादा नहीं है। ये थोड़े दिन के बाद खुद से सूख कर ठीक हो जाना चाहिए। अगर आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है इमीडिएटली आफ्टर हिस्टेरेक्टमी, तो आपको इमीडिएटली अपने हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर को बताना है, क्योंकि अगर वो इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया बॉडी के अंदर तो वो अंदर आपकी स्टिच लाइन को गला सकता है और आपकी स्टिचेस अंदर ही अंदर ब्लीड कर सकती हैं। ये पेशेंट्स को हो चुका है, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब मैं काम करती थी, तो आई फाउंड 2-3 पेशेंट्स हु हैड अ सिमिलर कंप्लेन, जिनको डिस्चार्ज होने के बाद इन्फेक्शन हुआ, और इन्फेक्शन होने के बाद जब हम लोगों ने उनका अल्ट्रासाउंड किया तो उनके अंदर ब्लीडिंग हो रही थी, और फिर हम लोगों को बहुत मुश्किल आई है उनको ठीक करने में। कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पर उनको बहुत टाइम तक रखा गया, एक को वापस खोलकर वापस स्टिच करनी पड़ी। इसलिए इसका इन्फेक्शन का खास तौर पे ध्यान रखिए, और किसी भी तरह के पोस्ट ऑप फीवर को हल्के में नहीं लीजिए। इमीडिएटली अपने केयर प्रोवाइडर को बताइए और उसका तुरंत इलाज करवाइए। तो ये हो गया रिगार्डिंग इन्फेक्शन।
बेसिकली मोटे मोटे तौर पे हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर और कोई आपको एनी काइंड ऑफ अदर डाउट है रिगार्डिंग हिस्टेरेक्टमी, आपकी हुई है या होने वाली है, या आपको किसी ने ऑलरेडी बोल दिया है रिगार्डिंग हिस्टेरेक्टमी, आप मुझसे या किसी भी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट जो आपके पास रहते हैं उनसे पूरा परामर्श कीजिए। एटलीस्ट 2 to 3 ओपिनियन, 2 से 3 लोगों के पास जाकर आप ज़रूर पूछिए कि मुझे हिस्टेरेक्टमी की ज़रूरत है या नहीं है, और हिस्टेरेक्टमी सबसे अच्छी तरह से कौन सा प्रोसीजर रहेगा। हमारा पेट काटना ज़रूरी है या नीचे से भी हो सकती है, लैप्रोस्कोपी के द्वारा भी हो सकती है, ये सब जानकारी लेना आपका अधिकार है और करना चाहिए आपको हिस्टेरेक्टमी से पहले। सो ये हुआ आज का सेगमेंट। और अगर आपको इसमें भी कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग एनीथिंग, पोस्ट ऑप डाइट के बारे में, प्री ऑप मैनेजमेंट के बारे में, कितना ज़रूरी है ये सब, मुझसे आप इमीडिएटली और आराम से पूछ सकते हैं। मेरा कनेक्ट टू क्लिनिक वाला ऐप है जिसमें आप ऑनलाइन मेरे से बात कर सकते हैं। सो प्लीज़ बी बोल्ड इनफ टू टॉक टू मी। आई हैव नो प्रॉब्लम इन आंसरिंग योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।